नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th साइंस का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और दूसरा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का वन शॉट वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और 2 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल लेके आए हैं। इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे मेटल और नॉन मेटल को। और डिस्क्लेमर यही है जो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी, कि हम लोग इसमें डिटेल एनालाइज नहीं लिंक करेंगे, क्योंकि डिटेल अगर हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, तो उसको कम से कम 3 से 4 घंटे एक चैप्टर के लिए देने पड़ते हैं। उतना समय हमारे पास नहीं है, हमारे पास समय है 30 से 40 मिनट का, तो हम इसमें रिवाइज कर सकते हैं। एक एक टॉपिक को देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे और रिवाइज करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी आपका पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल की, देखो 118 मेटल हैं आज की डेट में, 90 मेटल्स हैं जिसमें 118 मेटल नहीं, 118 एलिमेंट है, 90 मेटल है, 90 मेटल है, 22 नॉन मेटल है और बाकी कुछ मेटलॉइड्स भी हैं। देखो सोडियम पोटेशियम ये सब हमारे मेटल्स होते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये गैस होती है जिसको हम नॉन मेटल भी बोलते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब नॉन मेटल में आते हैं। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, देखो मेटल की, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो, अरे ऊपर नहीं जाना भाई, नीचे रहते, थोड़ा नीचे आना। ना 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 देखो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो हमारा मेटल है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब हम उसको एक लंबे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारे जितने भी वायर होते हैं वो सब मेटल के बने होते हैं। मेलेबल होता है, यानी हम उसको बीट करके उसको तोड़ तोड़ के छोटी सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेलेबल होता है। सोनोरस होता है, उसका मतलब उसको पीटने पर कैसा देता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लस्टर होता है यानी साइनिंग नेचर होता है, प्रोड्यूस साउंड, सॉरी लस्टर होता है तो उसका नेचुरल साइन होता है, उसके पास अपना खुद का, जैसे आपने गोल्ड देखा होगा, आपने सिल्वर देखा होगा, ठीक है, इन सब के पास खुद का नेचुरल साइन होता है, ठीक है, तो ये लस्टर होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसमें से अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ होती है। कैल्शियम और गैलीलियम जो होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट कुछ केसेस में जैसे लेड और वर्मरी वो पुअर कंडक्टर होते हैं। जिसमें अगर हम बात करें जो बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर और कॉपर है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में 100% लिखा है, लिख के ले लो, 100% आएगा इस पेपर में कि सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट में से, या फिर इसमें से कि कौन सा ऐसा है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम बात करें हाई डेंसिटी होती है ज़्यादातर की, जिसमें जो पोटेशियम और सोडियम है इसको हम नाइफ से काट देते हैं। इतना ज़्यादा हल्का होता है ना, ये सॉलिड तो होता है बट इतना ज़्यादा हल्का होता है कि हम चक्कू लेंगे इसको बीच में से काट देंगे, बट आप लोहे को नहीं काट सकते। बट ये 2 ऐसे मेटल हैं जिसको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी लो डेंसिटी होती है। अगर हम बात करें नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ की, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। देखो नॉन मेटल की कैसे प्रॉपर्टी है, जनरली जो है होता है वो सॉलिड और गैस फॉर्म में पाया जाता है, जैसे, बट इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, इसमें एक एक्सेप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसा है, लिक्विड में पाया जाता है। ब्रोमीन जो है वो गैस फॉर्म में नहीं पाया जाता, लिक्विड फॉर्म में। आप जाओगे ना लैब में, कभी गए होगे अगर, तो आपने देखा होगा कि ब्रोमीन उसमें भी रखा रहता है, बोतल में रखा रहता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इस वजह से जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन क्या है कि जो ग्रेफाइट है वो नेचुरल कंडक्टर है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन सोरोरस होते हैं, मारने पर कोई साउंड नहीं देते, ज़्यादातर गैसी होती है, गैसी साउंड देंगी भैया, ठीक है। अगर हम इसके लश्चर की बात करें तो कोई लश्चर नहीं होता है, बट आयोडीन होता है वो लश्चरस होता है, मतलब वो शाइन करता है, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। जब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था एसिड और बेस में कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड से तो सॉल्ट और वाटर आ जाते हैं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है वो कैसा नेचर है, उनका बेसिक नेचर है, वाइल नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिडिक नेचर है। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे ना, तो देखो जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, मेटल ऑक्साइड बना देता है, ठीक है, और रिएक्ट करता भी है और कभी कभी नहीं भी करता, बट जब करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे सोडियम और पोटेशियम है, ये
इजीली रिएक्ट कर जाएंगे। इसको आपने रख दिया ना अगर एक तरह से हवा के अंदर, तो ये खत्म ही हो जाएंगे, बिल्कुल खराब हो जाएंगे। इसीलिए हम इनको किस में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है। कैरोसिन ऑयल के अंदर क्या रखते हैं हम लोग, सोडियम और पोटेशियम को। क्यों? क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है इनका, कि जब ये हाईली रिएक्टिव है तो एयर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, उनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो कैच फायर पकड़ लेते हैं, एकदम ही आग लग जाती है। तो इसलिए हम इनको कैरोसिन के अंदर रखते हैं, तेल के अंदर। और जब इनका यूज़ होता है तो इनको लाते हैं, पहले टिश्यू पेपर से पोंछते हैं बहुत अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड हो गई, ये बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं। और ये रिएक्ट जब करते हैं ना तो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं मेटल ऑक्साइड की, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो अंदर का मेटल है ना वो बच जाता है खराब होने से। आयरन के साथ ऐसा नहीं होता। आयरन को जब आप उसमें रखोगे ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मॉइस्चर जैसे ही आएगा वो रस्ट हो जाएगा, एकदम रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगी। आगे देखते हैं, जो मैग्नीशियम है वो बर्न भी होता है विद वाइट डेजलिंग लाइट्स टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड बनने में ये बर्न होता है, ठीक है, ये बर्न भी होता है। और कैसी एयर में, और कैसी लाइट देता है, वाइट डेजलिंग लाइट्स। अगर हम आयरन और कॉपर की बात करें तो ये बिल्कुल बर्न नहीं होते, बिल्कुल नहीं जलते। इनको जलाने के लिए भैया, आयरन के लिए तो पूरा एफई को, जो आपने वेल्डिंग की दुकान देखी होगी, कितनी हीट चाहिए होती है, तो इजीली तो बर्न होंगे ही नहीं है, बर्न तो होना ही नहीं है, इनको मेल्ट ही हो गए तो फिर, और बहुत मुश्किल से होते हैं, ठीक है। और कंबाइन, ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम मेटल की बात करें तो देखो, ये देख लो थोड़ा सा, क्या हो गया, देखो मेटल लाइक सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, ये रिएक्ट नहीं करते एयर की प्रेजेंस में। इसीलिए आपने जो ऑर्नामेंट देखोगे ना, वो ऑर्नामेंट बोलते हैं, और जो ज्वेलरी वगैरह होती है वो इन्हीं की होती है, प्लेटिनम की होती है, गोल्ड की होती है, सिल्वर की होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। जैसी शाइनिंग है वैसी शाइनिंग रहेगी, ठीक है, ना कि बर्न होती ना रिएक्ट करते। बट जो हमारे सोडियम हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। कॉपर, कॉपर ऑक्साइड बना लेते हैं। एल्युमिनियम है जो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। इसका थोड़ा सा केस है, क्या है केस, वो देखो थोड़ा सा। एल्युमिनियम का क्या केस है, एल्युमिनियम को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एसिड की तरह भी वर्क करता है और बेस की तरह भी वर्क करता है। थोड़ा उल्टा हो गया, ये एसिड बेस की तरह भी वर्क करता है और ये एसिड की तरह भी। बेस की तरह वर्क करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, वाटर निकाल लेता है। एसिड की तरह रिएक्ट करता है बेस के साथ, बेस एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो इसका हमारा नेचर कैसा होता है, ये जब इसको मन करेगा तो एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, जब इसका मन करेगा तो बेस के साथ। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जब इसके साथ एसिड रिएक्ट करवाना हो तो ये बेस की तरह वर्क करेगा, और बेस रिएक्ट करवाना हो तो एसिड की तरह वर्क करेगा। इसीलिए इसको दो डुअल नेचर भी बोलते हैं, और एम्फोर्टिक नेचर भी बोलते हैं, और एम्फोर्टिक ऑक्साइड भी बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड को, ठीक है। देखो आगे, आगे की अगर हम बात करें ना, तो देखो ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, मेटल रिएक्ट करते हैं। देखो कुछ मेटल जो होते हैं वो हॉट वाटर के साथ, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टीम यानी बहुत ज़्यादा एकदम गर्म पानी हो गया ना, पानी की स्टीम हो गई, जो उसका भाप होती है उसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो उसको हम देखते हैं कि कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। देखो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम कैसा है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो हम इसमें लिख लेते हैं, देखो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, कैसा, कोल्ड वाटर के साथ। मैग्नीशियम जो हो गया वो हॉट वाटर के साथ, ठीक है। बाकी हमारा क्या था ऊपर, और क्या था, जो एल्युमिनियम और आयरन हो गया वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ, स्टीम के साथ। जो हमारा एल्युमिनियम और आयरन हो गया ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, स्टीम यानी बहुत ज़्यादा, जो वेपर होते हैं ना, वेपर होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के, जो वाटर को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो ऊपर भाप निकलती है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं। देखो इन केस अगर हम बात करें ना कैल्शियम और मैग्नीशियम की, तो ये क्या करते हैं, देखो ऐसा है, जब पानी के अंदर रिएक्ट करवाई, जब हमने इनको पानी के अंदर डाला ना, तो जब ये रिएक्ट करते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस क्या करती है ना, इनको जो है ना, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम इनको अपने साथ चिपका लेती है। जो इनके बबल होते हैं ना हाइड्रोजन के, ये बबल लिखना चाहते थे, डबल लिख दिया, बबल होते हैं ना हाइड्रोजन गैस के, उनके साथ ये चिपक जाते हैं और बिल्कुल एकदम सरफेस पे फ्लोट करने लगते हैं, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या बोल रहा है ये, कि अगर हम ट्राई बैलेंसिंग दिस केमिकल इक्वेशन योर सेल्फ, अपने आप बैलेंस करो। देखो बैलेंस करना आता है, पहले चैप्टर में हमने सीखा है कैसे बैलेंस करते हैं। हमने ये लिया, क्या लिया हमने, आयरन लिया, HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया, FeCl2 बन गया, H2 बन गया। देखो हाइड्रोजन के कितने आइटम है, 2, इधर कितना है 1, तो 2 लगा दिया। इधर कितना है क्लोरीन के 2, इधर कितना है 2, Fe का कितना है 1, 1। बैलेंसिंग बहुत ईजी है, हमने बहुत बड़ी बड़ी बैलेंसिंग भी की है,
आगे चलते हैं। देखो थोड़ी सी एक पॉइंट जानने वाला ये है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको लिख लेना। कॉपर, मरकरी, सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। कॉपर, मरकरी और सिल्वर कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इज ऑक्सीडाइज टू वाटर व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, और बट Mg और Mn रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व गैस। तो देखो जो Mg है और जो Mn है, Mn यानी मेटल है ये भी और ये भी मेटल है, जब हम रिएक्ट करवाते हैं ना नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। बट मेटल जो होते हैं ना वो हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज, तो वो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो जाती है जब मेटल करते हैं। बट जो Mg और Mn करते हैं ना डाइल्यूट एसिड के साथ तो वो सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही निकालते हैं। आगे चलते हैं। मेटल के मेटल के अदर मेटल के साथ कैसी रिएक्शन होती है वो देखो आगे थोड़ा सा बता देता हूँ इसको। बेसिकली इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कैसे होती है थोड़ा सा समझो कि एक मेटल है ए, एक मेटल है, सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी का सॉल्यूशन है, इन दोनों की रिएक्शन करवाई, रिएक्शन क्या हो गया, ए का तो सॉल्यूशन बन गया, मेटल भी अलग निकल गया। ये क्या वो होता है, ये डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी पे। अगर ए मेटल बी मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये बी को रिप्लेस कर देगा और खुद बी की जगह पे आ जाएगा। बट अगर ये कम रिएक्टिव है तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज का देखना जरूरी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज, इसको याद कर लेना। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो है हमारा पोटेशियम, जो सबसे कम रिएक्टिव है वो है हमारा Au यानी गोल्ड, Ag यानी सिल्वर, Hg यानी हमारा मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, ये हमारा क्या हो गया आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, सबसे कम गोल्ड होता है। तो अगर हम बात करें जो इसमें इनमें से ये रिएक्टिविटी सीरीज है, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, अगर Fe और Zn है, जैसे Fe का कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, Fe का सॉल्यूशन है और हमारा उसके साथ अगर हमने Zn की रिएक्शन करवा दी तो Zn Fe को रिप्लेस कर देगा। बट हमारा अगर Zn का सॉल्यूशन है और Fe का हमने रिएक्शन करवा दिया तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इससे कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी देख लेना सीधी, रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे ही हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जो हमने पहले चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी ना, उसका मेन पर्पज यहीं से आता है। कैसे आता है देख लो कि ये जब ही रिप्लेस कर पाएगा इसको Fe को जब तक ये हाईली रिएक्टिव ना हो। अगर हाईली रिएक्टिव नहीं है, हाईली रिएक्टिव हो तभी रिप्लेस होगा। अगर हाईली रिएक्टिव नहीं है तो रिप्लेसमेंट का ख्याल भूल जाओ। आगे देखते हैं रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के साथ कैसी रिएक्शन होती है वो देख लो। देखो मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। जो मेटल होता है ना वो थोड़ा सा इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा 9th क्लास में लेके जाना चाहूँगा। मेटल जो होता है उसके पास आउटर सेल में दो मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और जो नॉन मेटल होते हैं उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है वो Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन ही अपने दे दिए क्योंकि इसने अपना ऑर्बिट कंप्लीट करना था। बट क्लोरीन का ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये रिएक्ट करते हैं कैसे, देखो ये हो गया कि मेटल था, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, जबकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो इसने ले लिया आराम से। तो ये रिएक्ट ऐसे करते हैं। देखो Mg को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की, तो अगर 2 क्लोरीन एटम की बात करें तो दोनों को 1-1 की जरूरत होगी। तो इसके पास ओवरऑल 2 देने के लिए है बट इनको 1-1 ही तो चाहिए, तो ये 1 इसको दे देगा और 1 इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसको दिया, इस वाले क्लोरीन को। तो इन दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं और ये कैसे बनता है MgCl2, ठीक है। तो Mg के पास प्लस चार्ज आ जाता है, Cl के पास 2 माइनस चार्ज। अगर 2 क्लोरीन एटम है तो 2 माइनस चार्ज, 1 क्लोरीन एटम में 1 माइनस चार्ज, ठीक है। क्यों माइनस चार्ज क्यों आता है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी बाहर वाले से लिया है, ठीक है। इसने बाहर वाले से कुछ तो लिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसका जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा। और इसने अपना खुद का एक तरह से खुद जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो चौड़ में रहेगा ही, तो इसके पास कैसा आएगा, प्लस में चार्ज आएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, जो आयंस बनाते हैं। आगे हम इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखो आर सॉलिड और मोस्टली ब्रिटल होते हैं, ज़्यादातर सॉलिड होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि इनके बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इनका जो बॉन्ड होता है ना, इंटर आयनिक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन, वो स्ट्रांग होता है, जिसको तोड़ने के लिए एक हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, जनरली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और केरोसिन और पेट्रोल में इनसॉल्युबल होते हैं। जनरली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन बोथ केस फ्री आयंस आर फॉर्म्ड और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बोथ केस में क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके पास आयंस होते हैं। जिनके पास आयंस होंगे वो सब कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। बट अगर आपके पास आयंस ही नहीं है तो आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा सकते। एक हमारे पास अगला टॉपिक आता है अक्रेंस ऑफ मेटल। मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसी को बोला है इसने कि थोड़ा सा अक्रेंस ऑफ मेटल। इसको कैसे देखो, थोड़ा सा समझो। मिनरल्स होते हैं ना, क्या होते हैं मिनरल्स? जो हमें नेचुरली कोई भी एलिमेंट, कंपाउंड, कुछ भी एलिमेंट अगर हमें कुछ नेचुरली मिलता है, नेचर से मिलता है, उसको हम बोलते हैं मिनरल्स। ओर्स क्या होती है? जो हमें मिनरल्स मिला है ना, वो किसी ना किसी एक जगह से मिलेगा। जिस जगह से मिलेगा ना, जहां से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं ओर। और ओर्स कौन कौन सी हो सकती हैं? सल्फाइड ओर हो सकती है, ऑक्साइड ओर हो सकती है, कार्बोनेट ओर हो सकती है। ठीक है, ओर यानी एक तरह से खदान भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें मेटल, तो 3 तरह के मेटल रिएक्टिविटी होती है। देखो, एक हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, एक लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, और एक थोड़े से हमारे बीच वाले, मतलब जो थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं, या फिर एक मीडियम साइज के रिएक्टिव। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज को हम ऐसे देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कुछ कम हो, बहुत कम होगा, कुछ बीच का होगा। तो जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम में लाई करते हैं, जो बहुत कम रिएक्टिव, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, ये कैसे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैसे स्टेट में पाए जाते हैं? फ्री स्टेट में पाए कर जाते हैं। और बट कॉपर और सिल्वर जो होता है वो सल्फाइड और ऑक्साइड और यानी CuO और AgO इनकी फॉर्म में पाया जाता है। CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में, और सल्फाइड की फॉर्म में CuS की फॉर्म में पाया जा सकता है। और मतलब सल्फाइड और होती है इनकी, और कौन सी होती है? ऑक्साइड और होती है। किसके लिए होती है? सिर्फ सिल्वर और कॉपर के लिए। अगर हम मीडियम वाले की बात करें, मीडियम वाले में जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, ये मेनली कैसे ऑक्साइड और होती है इनकी, सल्फाइड और होती है, और कार्बोनेट और होती है। ठीक है, ये यहाँ से फाउंड होते हैं। ये फ्री स्टेट में भी इजीली, मतलब इजीली फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। और होगा तो कॉपर के लिए सल्फाइड और ऑक्साइड और होगी। बट जो हमारे मीडियम में आते हैं, जो मीडियम रिएक्टिविटी होती है, उनके पास ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट और में से पाए जाते हैं। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो कंबाइंड स्टेट, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, फ्री स्टेट में नहीं पाए जा सकते। आगे चलते हैं। एक होता है, शब्द आता है गैंगवेज। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी ओर्स के अंदर से जब हम कोई भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। जैसे सॉइल मिली हुई होगी, सैंड मिली हुई होगी, या फिर बहुत सारी और भी इंप्योरिटीज हो सकती हैं। जो वो इंप्योरिटीज होती है ना, जो ओर के अंदर नेचुरली पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं गैंगवेज। ठीक है, तो इसको हम जब मेटल को निकालते हैं तो गैंगवेज को हमें हटाना पड़ता है। मेटल में से तू हट, तू गंदी चीज़ है, तो फिर हम एक प्योर मेटल हमें मिलेगा। एक होता है मेटलर्जी। स्टेप वाइज जब हम किसी और को प्योरीफाई करते हैं, कोई मेटल को निकालते हैं और में से, किससे? स्टेप, एक प्रॉपर स्टेप की तरह, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। जैसे पहले एनरिचमेंट करेंगे ओर का, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेटल जो है, जो मेटल है हमारा निकलेगा ओर में से, जो मेटल निकलेगा उसको निकालेंगे। फिर उस मेटल को निकालने के बाद उसको रिफाइन करेंगे, इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में क्या क्या होता है, हमारा मेटल को निकाला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? जो स्टेप वाइज प्रोसेस है, इसको मेटलर्जी बोलते हैं। आगे हम बात करें तो देखो, मेटल जो हमारा एक्सट्रैक्ट होता है वो कैसे होता है? देखो, बाय हीटिंग द ओर इन एयर एट हाई टेम्परेचर। देखो, HGS है, 2HGS है, यानी जो हमारा मरकरी, Hg क्या होता है? मरकरी होता है ना, हाँ, मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में पाया गया। हमने इसको क्या करा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया मरकरी को। जो इसकी ओर होती है उसको क्या बोलते हैं? सिनेबार बोलते हैं। ठीक है, कॉपर को क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फाइड। हमने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो HgO में कन्वर्ट हो गया और SO2 निकल गई, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। अगर हम इसी HgO को फिर से हीट करते हैं तो ये Hd में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। कॉपर के साथ क्या होता है? कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाता है, CuS है, कॉपर सल्फाइड, Cu2S है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। हमने फिर इसको लिया, कॉपर सल्फाइड को लिया और कॉपर ऑक्साइड को लिया, इन दोनों को हीट किया। हीट करने से क्या होगा?
इनमें से ये S और ये O ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और ये CuCu हमारा बाहर आ जाएगा। तो SO2 इसमें से भी बाहर निकलता है, इसमें से भी सल्फर डाइऑक्साइड, और इधर से भी क्या निकल रही थी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो एक चीज़ हमें कॉमन क्या मिल गई कि जो भी सल्फाइड और होती है उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। आगे चलते हैं। जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिडल, ये तो हमारे क्या थे, लो, जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। अगर हमारी बात करें जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब बीच वाले रिएक्टिव होते हैं, जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं, उनकी कैसे होती है। देखो ये बहुत ज़्यादा इजी होता है इनको निकालना। सल्फाइड और कार्बोनेट और होती हैं, उनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और डायरेक्ट उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो मेटल और को स्ट्रांगली हीट किया जाता है एक्सिस ऑफ एयर में। किसमें? एक्सिस और एयर में। और देखो दो केस बनते हैं इसमें भी। पहला प्रेजेंस ऑफ एयर यानी एक्सिस ऑफ एयर, और एक होता है नो एयर। ठीक है, जब हम कोई भी मेटल लिया सल्फाइड ओर में से, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो वो मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। फिर हमने कोई कार्बोनेट लिया, देखो दो फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड और कार्बोनेट। तो सल्फाइड का तो हमने सल्फर डाइऑक्साइड निकल गई। कार्बोनेट फॉर्म में हम क्या करते हैं, जब कार्बोनेट होता है तो उसमें हम बिल्कुल सप्लाई बंद कर देते हैं एयर की। ठीक है, एयर की सप्लाई बंद करने की वजह से क्या होता है, जो मेटल है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 बाहर निकल जाती है। जो एक्सिस ऑफ एयर, जब ज़्यादा एयर लेते हैं उसकी प्रेजेंस में जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं रोस्टिंग, और जब हम सप्लाई बंद कर देते हैं एयर की उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, इसके बाद आगे देखो अभी और है। अभी तो सिर्फ हमारे पास मेटल ऑक्साइड मिली है। मेटल ऑक्साइड के बाद क्या करते हैं, देखो फिर हमारे पास कोक होता है। कोक का यूज़ करते हैं किसके लिए, कि जो इसके पास ऑक्सीजन है उसको चुरा लेंगे। कोई इन दोनों में से जिंक ऑक्साइड दोनों में बना है, तो जिंक ऑक्साइड लिया, उसके साथ कार्बन की रिएक्शन करवा दी, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है, और जो हमारा मेटल है वो प्योरली बाहर आ जाता है। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसने कार्बन ने Zn को डिस्प्लेस कर दिया, तो Zn बाहर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे यूज हो सकती है, कोई भी मेटल है, अगर ये हाईली रिएक्टिव, इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम हीट करेंगे तो ये मेटल अलग निकल जाएगा, और जो दूसरा वाला मेटल है वो डिस्प्लेस कर देगा पहले वाले मेटल को। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है। ये किस पे बेस्ड है, ये रिएक्टिविटी भी बेस्ड है। रिएक्टिविटी हमने कहाँ पढ़ी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है, पूरा चार्ट पढ़ा है कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को हटा देगा। ठीक है, ऐसे Fe2O3 में देखते हैं तो एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये Fe को हटा देता है, जो Fe को हटा देता है और ऑक्सीजन के साथ खुद बॉन्ड बना लेता है। Al2O3 और क्या होता है हमारा, ये एम्फोटिक ऑक्साइड भी होती है। ठीक है, ये एसिड की तरह वर्क भी करती है और बेस की तरह भी वर्क कर सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द एबव रिएक्शन मोल्टन आयरन, हमारा आयरन कहाँ है भाई, ये रहा ना आयरन, ये रहा। जो मोल्टन आयरन है फॉर्म होता है, और उसको हम जो रेलवे ट्रैक है उसको जो टूट जाता है ना, क्रैक आ जाता है, उसको हम ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको, ठीक है, जब हम इस रिएक्शन करवाएंगे तो क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा मेटल है, जो हमारा आयरन है, मोल्ट जो पिघला हुआ आयरन है, उसको हम रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में यूज़ करते हैं, बनाने में यूज़ करते हैं। और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट मतलब थर्म थोड़ा सा हीट से रिलेटेड है, जहाँ पे भी थर्म आ जाए वहाँ पे समझ लेना हीट तो है ही। ठीक है, थोड़ा सा कुछ नहीं बचा, ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, आगे देखते हैं। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात कर लेते हैं। अब कौन से मेटल आ गए, अब वो मेटल आ गए जो बहुत ज़्यादा टॉप पे हैं, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इनके पास एफिशिएंसी कैसी होती है, ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। ठीक है, बेसिकली क्या होता है इनमें, ये थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी वाला कंसेप्ट आ जाता है कि जो हाई रिएक्टिव होते हैं ना, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड नहीं, हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जिसमें एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होती है। जैसे हमने मेटल लिया NaCl Na+Cl-। ठीक है, तो जब हमने इसकी पास करवाई ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई ना इस सॉल्यूशन में से, तो जो कैथोड पे एक कैथोड पे रिएक्शन होती है, एक होती है एनोड पे रिएक्शन। कैथोड पे होती है क्या, Na+, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और Na में कन्वर्ट हो जाता है, और कैथोड पे क्या होती है, Cl-Cl2। ये मतलब ये एनोड वाली कौन सी, एनोड पे कैथोड पे रिएक्शन होती है ये, और एनोड पे रिएक्शन होती है ये। ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है। आगे चलते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल का बात कर लें तो थोड़ा सा देखो, रिफाइनिंग ऑफ मेटल
इम्प्योरिटीज़ को हटाना है हम लोगों को मेटल में से, ये उसी का ही है, ये हमारा हाई रिएक्टिव वाले को रिफाइन करना है, ठीक है। रिफाइन कैसे करेंगे, ये हाईली रिएक्टिव है तो इनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस ही कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं हम लोग, उसको पास करवा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देते हैं, जिसमें से हम उसकी इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं। देखो कॉपर इज ऑब्टेन यूजिंग दिस मेथड, कॉपर को हम इस मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, देखो हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया और एनोड पे क्या हो गई, स्लैब ऑफ इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर जो कॉपर है वो एनोड पे जाके चिपक जाएगा और जो प्योर कॉपर है वो कैथोड पे जाके चिपक जाएगा। यहाँ पे प्योर कॉपर और यहाँ पे इम्प्योर कॉपर, और जो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ये पूरा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसमें क्या होता है कि जो इम्प्योर कॉपर है वो इम्प्योर कॉपर इधर जाके चिपक जाएगा और प्योर कॉपर इधर जाके चिपक जाएगा, और जो बचा हुआ हमारा सिल्वर गोल्ड है वो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा एज अ मड। मड यानी मिट्टी की तरह नीचे जम जाएगा, उसको हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, एक होता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन को थोड़ा सा समझते हैं। देखो कोरोजन का थोड़ा सा सिस्टम ऐसा है ना कि मेटल होते हैं ना, मेटल जब मॉइस्चर या एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो वो अपनी जो मेटल की पावर होती है ना उसको छोड़ देते हैं, उसी को हम कोरोजन बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो कोई ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मेटल पे डायरेक्ट, हाँ ये देखो, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मेटल पे अटैक करते हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसको कम होने लगती हैं, मॉइस्चर और एसिड ऐसी चीज़ हो सकती हैं जो मेटल को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। सिल्वर, इट रिएक्ट विद सल्फर इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड आर्टिकल बिकम ब्लैक। जो आर्टिकल होगा वो ब्लैक हो, देखो आपने देखा होगा सिल्वर बहुत बार ब्लैक हो जाता है, वो कैसे होता है कि वो रिएक्ट करता है सल्फर, जो एयर के अंदर सल्फर है उसके साथ रिएक्ट करता है, जो एयर के अंदर सल्फर है उसके साथ क्या रिएक्ट करता है, ये सिल्वर रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। सिल्वर सल्फाइड का कलर ही कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। कॉपर की बात करें, अगर कॉपर की बात करें तो वो कैसा है, जो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सल्फर भी होती है, सारी गैसेज प्रेजेंट होती हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करती है कॉपर के साथ और ग्रीन कोटिंग हो जाती है, किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोट हो जाता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉपर कार्बोनेट, ये होता है ना, कॉपर कार्बोनेट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें आयरन, आयरन क्या होता है, ये ब्राउन फ्लैसी हो जाता है सब्सटेंस जिसको हम रस्ट बोलते हैं। आयरन को क्या करेंगे, पानी या मॉइस्चर जब इससे अटैक करता है तो ये ब्राउन फ्लैसी कलर का सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं, और रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। ये बोथ एयर और मॉइस्चर दोनों नेसेसरी है किसके लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, देखो दो तीन तरह की प्रिवेंशन है। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए या तो हम पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग कर सकते हैं और मेकिंग एलॉय। एलॉय बना दोगे तब भी उसकी प्रॉपर्टी, जब एलॉय बनता है ना तो थोड़ी सी कोरोजन से प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ये हो गया। क्या क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग, पेंटिंग, जो आपने गेट वेट देखे होंगे लोहे के उन पे पेंट कर देते हैं, ग्रिल वगैरह पे पेंट कर देते हैं, किस वजह से करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जंग ना लगे, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, आयरन और स्टील जो होता है ना, आयरन और जो स्टील होता है उसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आयरन स्टील इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक। जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन और स्टील पे, बिकॉज जिंक जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, कम ऑक्सीडाइज होता है किसकी तुलना में, आयरन की तुलना में। मतलब आयरन जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा एज कम्पेयर टू जिंक, तो हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये नहीं होता, गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक मेटल है, मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हैं, उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है जब हम एक मेटल लिया और उसके साथ दूसरा मेटल लिया, दोनों को पिघला के एक तीसरा मेटल बना दिया, सी, उसी को बोलते हैं हम लोग एलॉय, ठीक है। मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और नॉन मेटल, मेटल मेटल भी हो सकता है, मेटल नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों को मिला के हम क्या बना सकते हैं, तीसरा मेटल बना सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हम एलॉय बोलते हैं। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो जब हम स्मॉल कार्बन को आयरन के अंदर डालते हैं तो वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग बना देता है। स्टेनलेस स्टील ये सब, ठीक है, ये आप देख लेना। ये थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर कहोगे आप कि जो हम आयरन होता है, आयरन के साथ जब हम निकल और क्रोमियम को मिला देते हैं ना तो वो स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली जो स्टेनलेस स्टील होता है वो कुछ और नहीं होता, आयरन ही होता है, बट वो आयरन, निकल और क्रोमियम का क्या होता है, एलॉय होता है, ठीक है। ये हार्ड होता है बट रस्ट नहीं करता बिल्कुल भी, जो स्टील आपने देखा होगा वो कभी रस्ट नहीं करता। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, फिर आज का चैप्टर ये भी खल्लास कर दिया हमने।
पेपर के लिए पूरी तरह से रेडी हो रहे हैं हम लोग। ठीक है, सारे चैप्टर हमने ऐसे पढ़ लिए ना कि अब बिल्कुल डर ही नहीं लगेगा। स्टेनलेस स्टील हो गया। मरकरी की अगर हम बात करें तो मरकरी को जब हम अदर मेटल के साथ मिलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एमेलगम। एमेलगम क्या होता है? मरकरी को मिलाते हैं हम किसी और मेटल के साथ। ठीक है, ब्रास जो होता है वो क्या होता है? एलॉय ऑफ कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक को मिला देंगे तो ब्रास बन जाएगा, कॉपर और टिन को मिला देंगे तो ब्रोंज बन जाएगा। ठीक है, अगर ब्रास और ब्रोंज तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है जो प्योर मेटल होते हैं उनकी तुलना में। ठीक है, और सोल्डर क्या होता है? सोल्डर क्या होता है? लेड और टिन, एलॉय ऑफ लेड और टिन। लेड और टिन का एलॉय होता है, उसको हम बोलते हैं सोल्डर। सोल्डरिंग आपने देखा होगा बिजली वाली दुकान पर होता है, सोल्डरिंग वायर होता है, वो लेड और टिन से मिलकर बनता है, जिसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ईजिली मेल्ट हो जाता है। ठीक है, और वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक वायरिंग में यूज होता है किसका? सोल्डर। ठीक है, SOLDER। तो ये पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। इसको एक बार और रीड कर लेना। बाकी आपके पास स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ये सारे नोट्स हैं आपके, बेस्ट नोट्स हैं। आप इनसे एक बार पेपर से पहले इनको देख लोगे ना तो आपको पूरा चैप्टर फिर से रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे, 3rd चैप्टर को लिखेंगे, इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को ख़त्म करेंगे। फिर हम फिजिक्स के सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और सबसे लास्ट में करेंगे हम बायोलॉजी। और हो सकता है अगर टाइम ना मिला तो बायोलॉजी ना भी हो पाए, बट कुछ ना कुछ तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे बायोलॉजी में तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या NCERT के जो क्वेश्चन हैं उनको जरूर डिस्कस करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियो आने वाली है। धन्यवाद।